वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। अब हम अहम मामले पर बात करेंगे। मालूमात तक रसाई हर शहरी का कोता और मालूमात तक रसाई के कवानीन जो है वो मुल्क में शफाफियत को यकीनी बनाने का बेहतरीन जरिया होता है। अच्छा, ताहम एक बदकिस्मती भी है, वो या तो लोगों को इस बारे में इल्म ही नहीं है या वो इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उस पर सितम यह कि मालूमात तक रसाई देने वाले इदारे मालूमात देने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट ने 2017 में खुद कानून बनाया था जिसे मालूमात तक रसाई के हक का नाम दिया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान का कोई भी शहरी दरख्वास्त देकर मुतल्लिका इदारों से बराह रास्त कोई भी मालूमात ले सकता था। लेकिन हुआ क्या? इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को एक खत के जरिए बताया कि सेनेट इस कानून से मुबर्रा है। गोया जिस इदारे ने कानून बनाया था वो खुद ही उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, खुद ही उस पर अमल नहीं कर रहा, और वो उस कानून से बालातर है, कह रहे हैं अपने आप को खुद से बालातर उसको समझ रहा है, और मालूमात तक रसाई से मुतालिक कानून साजी के बावजूद सरकारी इदारे शहरियों की मालूमात जो है फराहमी से गुरेजा हैं। हाँ जी, और हुकूमत इन कवानीन पर अमल दरामद के लिए कायम करदा इंफॉर्मेशन कमीशन को मजबूत बनाने में संजीदा शायद नहीं है। ऐसे तमाम मामला जिनमें आवाम का पैसा इस्तेमाल होता है उनमें शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मालूमात तक रसाई के कवानीन मौसर जरिया हैं कि उनको इल्म हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है, कहाँ पर और सवाल किया जा सके। समाजी तंजीमों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इन कवानीन और इनकी अफादियत से मुतालिक आवाम में शऊर उजागर करें। हाँ, एक तो शऊर उजागर करना है, और फिर क्या इदारे मालूमात दे भी रहे हैं नहीं दे रहे, और उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये भी अहम मामला है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे पिल डॉट के साथ। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये जो पूरी सिचुएशन है, दरख्वास्त जाती है, कहा जाता है कि जी कि हमें ये पता होना चाहिए, एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त जाती है, लेकिन जवाब ये मिलता है। आप क्या समझते हैं, कानूनी तौर पर बात ठीक की है चेयरमैन सेनेट? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन कानूनी तौर पर दुरुस्त रही है, और बहुत अफसोसनाक है कि इतने हाई लेवल के इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस किस्म की पोजीशन ली जाए। लेकिन ये पहला ही दफ़ा नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे एक तजुर्बा है जी कि एक वक्त में कौमी असम्बली से, जबकि नया कानून जो कि पहले से बहुत बेहतर है वो नहीं आया था जी, तो हमने कौमी असम्बली से उनकी मेंबर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मांगा था, जो उन्होंने नहीं दिया था। फिर हमने इसी कानून का सहारा लेके फिर ओम्बड्समैन उस ज़माने में होती थी, इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं था, उन्होंने हमारी बात की तायद की थी, और बिलाखिर ये अपील सदर पाकिस्तान तक गई थी जी। उन्होंने भी कौमी असम्बली के स्पीकर की पोजीशन को गलत करार दिया था और कहा था कि मालूमात अवाम का हक है, उन्हें दी जानी चाहिए। तो वो मालूमात फिर बाद में वेबसाइट के ऊपर तमाम मेंबर्स की अटेंडेंस का मौजूद होता है। तो अब ये एक और बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने कहा है कि वो तो इसके अंदर बिल्कुल इस कानून तहत आते ही नहीं है जी। तो मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन कमीशन को जरा जुर्रत का मुजाहरा करना होगा और एक कानून, एक अपनी रूलिंग देनी होगी, और फिर बिलाखिर ये मेरा ख्याल है मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन मेरी राय में आपके सवाल के जवाब में ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट की जो पोजीशन है वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इदारा खुद कानून बनाए और वो इदारा जो है वो कैसे उससे मुबर्रा हो सकता है? ये मुमकिन कैसे है? देखिए, ये हो सकता है क्योंकि वो देखिए कानून तो सारे वही इदारा बनाता है। हर कानून की जद में वो खुद इदारा हर एक में जरूरी नहीं कि हो, लेकिन ये कानून में लिखा होना चाहिए ना। कानून में तो ये और पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इस कानून के तहत आएगी, इस कानून के अंदर शामिल होगी। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि ये उसके स्कोप से खारिज है? तो मेरे असल बात यह है कि कानून में क्या लिखा है। कानून में क्या लिखा कि वो इस कानून से मुबर्रा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये भी बताइएगा, हम इस दरख्वास्त की बात कर लेते हैं ना। दरख्वास्त गुजार ने 6 मई को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को ख़त लिखा कि उसने 10 अप्रैल 2019 को सेक्रेटरी सेनेट को ख़त लिखा था और पूछा था कि वो सेनेट के तमाम मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करें जिनमें ये दर्ज हो कि उनकी तनख्वाह, मरात, खाली असामियाँ, डेली वेजेस, मुलाजमीन की तादाद कितनी है। अब आप क्या समझते हैं, सेनेट ये वाली तफसीलात क्यों छुपाना चाह रहा है ना? क्या ये देखा जाए कि इसमें कोई ख़ास इतनी कोई खुफिया बातें नहीं हैं कि जो पूछ ली गई हैं, या फिर इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट किया जा रहा है कि आज ये पूछ रहे हैं, कल को कुछ और पूछ लेंगे, तो आज ही इस पे स्टैंडिंग कोई ऐसी ले ली जाए कि कल को लोग दूसरा सवाल भी ना कर रहे हो? देखिए, ये मालूमात मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, लेकिन होता यह है कि कौमी असम्बली और सेनेट
और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है, बाकी जगहों पे तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है जी। और उसका एक सिस्टम होता है। इन इदारों के अंदर असम्बलियों की और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के नाम पे ये रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं होती थी। ये स्पीकर साहब एक सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं और उसके तहत वो रिक्रूटमेंट होती है। और माजी में आपको मालूम है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ इजराक गिलानी साहब को इस मामले पर सजा भी हुई थी कि उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरियां दे दी और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी था। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा शफाफियत नहीं होती, वहाँ पे कुछ इस तरह के गलत काम भी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसकी भर्तियों के अंदर भी कुछ ऐसे केसेस रहे हों, क्योंकि कोशिश सियासतदानों की कोशिश ये होती है कि वो अपने इलाके के लोगों को भर्ती करा दें ताकि वो हमेशा के लिए फिर उनके सपोर्टर्स बन जाए। तो इसकी कई वजूहत हो सकती है, लेकिन शफाफियत इन तमाम वजूहत को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें वाज़ेह हों, शफाफ हों, लोगों को मालूमात दी जाए ताकि कोई शक ही न रहे। ठीक है, ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, दूसरा मामला ये है कि चलें चेयरमैन सेनेट ने ये बात कर दी, अब जहाँ वहाँ पर अपोजिशन के लोग भी तो बैठे हैं, क्या उनको ये सेनेट में मामला नहीं उठाना चाहिए कि आपको तो ये चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम तनख्वाहों की बात करें, कौमी असम्बली की हो या सेनेट की हो, जहाँ पर हम बात करें कि फ़ायदा ऐवान में बैठे हुए लोगों को हो रहा हो, तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो जाती है, बेंचेस जो हैं खामोश होकर बैठ जाते हैं और उस पर बात ही नहीं कर रहे होते। देखिए, ये भी एक अफसोसनाक बात है। सेनेट के कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला हुआ है, जिसके तहत वो यही बात कह रहे हैं कि कानून में तरमीम कर दी जाए कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन से मुतल्लिक मालूमात इस कानून के तहत ना दी जा सके। अच्छा। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल मौजूद है जो भी पास नहीं हुआ, लेकिन कुछ मेंबर्स ने ये पेश किया है। लेकिन तमाम मेंबर्स ऐसे नहीं हैं। बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो इस कानून के बहुत तशद्दुद के साथ इसके हमायत करते हैं और मेरे ख्याल में उनको रेज करना चाहिए था। गालिबन ये उनसे सरफ नज़र हुआ है। लेकिन एक और बात भी हो सकती है, तो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदरूनी मामलात होते हैं, ये एक अजीब ज़ाब्ता है कि ऐसी बातें वो इन प्राइवेट चेयरमैन के साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सेनेट के फ्लोर पे इसे रेज नहीं कर सकते। ये भी एक रूल, तो हो सकता है कि इस रूल की वजह से उनको फ्लोर पर डिस्कस करने की इजाज़त दी जा रही हो। ठीक है, ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा, अब आखिरी हाल आप भी ये समझते हैं कि अदालत ही है कि अदालत की जानिब से कोई फ़ैसला किया जाए, और इसके लिए आपने जिस तरह से कहा इंफॉर्मेशन कमीशन को थोड़ा जो है हौसला करना होगा, थोड़ा सा दिखाना होगा कि जी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या वो शहरी बेचारा जाएगा अदालत के पास कि जी मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। देखिए, इस कानून की रूह से तो अपील जो है बिलाखिर जाके रुक जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन पे, उसके बाद कोई अपील नहीं है। अच्छा। तो ये कमीशन का जो फैसला होगा वो असूलन तो हतमी होना चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि असूल की किसी खिलाफ वर्जी हो रही है तो रिट पिटीशन के जरिए कोर्ट्स में जाया जा सकता है। माजी में लोग गए भी हैं। तो अब पहला स्टेप तो यह है कि इंफॉर्मेशन कमीशन को फैसला देना होगा इस अपील के ऊपर। अगर अपील की जाएगी तो उसके बाद फिर ये कोर्ट में जाने या ना जाने का मामला हो सकता है। मैं उम्मीद तो ये रखता हूँ कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि एक बिल्कुल आज़ाद इदारा है, वो सेनेट के ताबे भी नहीं है, हुकूमत के ताबे भी नहीं है, वो एक फैसला देगा जिसकी बुनियाद पे शायद फिर कोर्ट्स पे जाने की ज़रूरत ही पेश ना है। अच्छा, ठीक है सर, आप इससे ये नहीं समझते हैं कि बाकी इदारों को भी जो है ये शय मिलेगी कि हाँ ठीक है, हम भी कोई ऐसा जवाज़ निकाल सकते हैं, सिर्फ ये मामला फिर सेनेट तक शायद ना रुके, ये बाकी इदारे भी शायद ऐसी करें कि जी कि नहीं ये तो हम भी मुबर्रा हैं या हम भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हकीकत यह है कि अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है असूल कि सेनेट इसके तहत नहीं आता, तो फिर ये कानून अमली तौर पे डेड हो जाएगा। फिर इस कानून की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। आपने दुरुस्त कहा। इससे पहले मुझे मालूम है कि हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनसे उनकी तनख्वाह और उनके बरात के मुतल्लिक सवाल किया गया था। उन्होंने वो देने से इनकार किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब ये कहा कि नहीं, ये आपको कानून के मुताबिक देना चाहिए, तो हालांकि वो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, बहुत इख्तियारात थे, उन्होंने ये तमाम मालूमात दे दी, बल्कि वेबसाइट पे लगा दी अपने तमाम साथी जजों समेत। अच्छा। तो इस तरह से कानून तकवीयत पकड़ा। लेकिन अगर इस दफ़ा ये बात तय पा गई
कि सुप्रीम सेनेट इसके तहत नहीं आता, तो फिर जाहिर है फिर बाकी इदारे भी इसको फॉलो करेंगे और फिर ये कानून अमली तौर पे मेरे ख्याल में वफात पा जाएगा, फिर इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल इस कानून के हवाले से भी अब सामने आ रहे हैं, जो कि पहला जो चैलेंज है वो सेनेट से ही उसको सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, अगर जो इतना बड़ा इदारा जिसने कानून बनाया अगर वही उस पर अमल दरामद नहीं करेगा तो बाकी इदारों को भी छूट मिलेगी, वो कहेंगे हम भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, शायकीन क्रिकेट की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इंतजार था जिसका पहले मैच में तो हम सभी 3 बजे तक कर लें इंतजार, डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन अब 3 बजे तक इंतजार करें कि अब आज के मैच में क्या होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच में आज लॉर्ड्स में टकराएंगे और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमने पहले भी कहा है कि 3 बजे तक इंतजार करें, तो 3 बजे शुरू होगा और आज लंदन में बारिश की पेशगोई भी की गई है। हाँ, जिससे मैच मुतासिर भी हो सकता है। ये बुरा होगा, ये बारिश का नुकसान भी तो है ना कि पाकिस्तान को अब दोनों मैचेस जीतने हैं, क्योंकि अगर आपने सीरीज जीतनी है तो आपको दोनों मैचेस जीतने हैं, और फिर अगर बारिश हो रही होगी तो हम फिर इंग्लैंड में देखते हैं कि हालात कैसे हो जाते हैं। बॉल ही नहीं खेला जा रहा होता। हमें तो पहले मैच में भी हमें जो मसाइल आए वो हमने देख लिए। 3 मैचों की सीरीज में मेज़बान टीम, मेज़बान नई टीम कह लिया जाए तो उनको जी 1-0 की बढ़तरी हासिल है और बेहतरीन उन्होंने मैच खेला था पहले। कार्डिफ में पहले वनडे में पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आप सभी जानते हैं 142 रन का हदफ जो था इंग्लैंड ने 22वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। और उधर अगर बात की जाए वज़ीर आज़म के शौराफ़ाक जुमले की, घबराना नहीं है ना, ये सबको ही पता है। तो पहली शिकस्त से परेशान कौमी टीम के जो ड्रेसिंग रूम में ये जो जुमला है ना वो पहुंच गया है, इसकी गूंज वहाँ सुनाई दे रही है। और जो कौमी टीम के कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने अपने साथी जो खिलाड़ी उनको कहा है कि घबराना नहीं है। हाँ जी, ठीक है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना मेहनत करेंगे, दोबारा से बुरा दिन गुजर गया है, अब हम कम बैक करेंगे। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले वनडे में शिकस्त पर जो नाराज़ फैंस हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की उम्मीद भी दिलाई। और पीसीबी की तरफ से जारी करदा वीडियो में शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, मुझे यकीन है कि हम लॉर्ड्स में कम बैक करेंगे। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि कम बैक करें। और वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी टीम की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। और दूसरे वनडे में कौमी टीम से कैसी कारकर्दगी की तवक्को है ये जान लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार नसीम राजपूत साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नसीम राजपूत साहब। पाकिस्तान को आज के मैच के अंदर क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं और क्या तवक्कुआत है टीम से? हम एक ऐसी टीम से इतनी बुरी तरह हार कर आ रहे हैं कि जिसके 5 डेब्यूटेंट थे, जिसके खिलाड़ियों की जो टोटल ओडीआईज की तादाद बनती है वो 135 बनती है, जिनमें 99 बैन स्टोक्स के। वो एक ऐसी टीम थी कि जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई मैचेस खेलेंगे मैच से 2 दिन पहले तक। हम उस टीम के खिलाफ आउट क्लास हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या चेंजेस करेंगे, हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए पहले मैच के बाद। आपने कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का? ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रांगली कम बैक करेगी। स्ट्रांगली कम बैक करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पिछला मैच आप खेले उसके बारे में भी तो बताएं भाई, करा के आई है। हाँ जी, ये आपकी परफॉर्मेंस का लेवल था क्या? आप जिनका एक्सपीरियंस भी दिखाई देता है, आप इतने अरसे से जेल हुए हुए, आप एक साथ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस का लेवल था क्या? ये सवाल पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है। हाँ जी। कोई कह रहा है कि इन्हें एक ही प्रैक्टिस सेशन का मौका मिला, बारिश हो रही थी, हाँ इंडोर ट्रेनिंग करना पड़ी। देखिए भाई, अगर आपको इंडोर ट्रेनिंग भी करने का मौका कम मिला था या फिर प्रैक्टिस आपको कम मिली थी, आप अभी पीएसएल खेल के आ रहे हैं, तो पूरी टीम आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है। उससे पहले रिसेंट पास्ट में आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आप उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि उन्होंने 2 दिन के बाद वनडे मैच खेलना है। बिल्कुल ऐसे खेलना है। तो अचानक उनको कॉल की जाती है, वो कौन क्रिकेट में लगे हुए, फिर उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद मैच खेलना पड़ जाता है उन्हें। और फिर आपकी चले बैटिंग फ्लॉप हो गई, समझ में आया, आप नहीं समझ सके साकिब महमूद को जो इतने अरसे से पेशावर ज़ल्मी के साथ खेल रहे थे पीएसएल में। साकिब महमूद उस जगह आपके जो इतने चैंपियन बॉलर थे, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करता हूँ, पिछले 5 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें, एक्सपेंसिव इतने कि कभी 61 रन दे रहे हैं, कभी 55 रन दे रहे हैं। अरे भाई, आप हमारे टॉप बॉलर हो, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत मुख्तलिफ है, आपको आउट करके भी दिखाना पड़ेगा और आपको एक पार्टनरशिप डेवलप करना पड़ेगी दूसरे बॉलर के साथ।
वो नहीं दिखाई दे रहा हमें। हसन अली इस मैच में भी परफॉर्म वो उस तरीके से नहीं कर अच्छा ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप कैप्टन के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि वो इतने कॉन्फिडेंट है कि लग रहा है कि कमबैक बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हम पहले मैच की बात करें तो वहां पर आपको क्या लगा कि क्या कमजोरियां थी कप्तानी में? देखिए बैटिंग की कमजोरियां ऐसा लगा बैटिंग ओवर कॉन्फिडेंट थी। जिस तरीके से पहला गेंद क्रॉस खेलने चले गए इमामुल हक, अरे भाई आप पहला गेंद क्रॉस कैसे खेल सकते हैं इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन पे कि जहां पर गेंद हिलता है, ऐसा भी नहीं है कि आप पहली मर्तबा वहां पर गए, आप खेलते रहे, तो क्रॉस खेलने की जरूरत नहीं थी। बाबर आजम अब ये कहा जाए वो गेंद बहुत अच्छा पड़ गया था, वो आउट हो गए थे, आउट होने के फिर 10 बहाने हो जाते हैं, 10 तरीके हो जाते हैं, तो आउट आप हुए। एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही काउंट करेगा। बोर्ड पे कोई रन नहीं था जब हमारे 2 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन वापस लौट गए। अगर बाबर आजम परफॉर्म करेंगे, रिजवान परफॉर्म करेंगे तो बाकी टीम परफॉर्म करेगी, बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बाबर आजम और देखिए कैप्टन के लूप्स की अगर आप बात करते हैं तो कैप्टन खुद तीसरी गेंद पर आउट हो गए थे। बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में सबको तो उन्होंने ट्राई करके देख लिया था। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि वेयर इज ओवर मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा जा सकता है। सब बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स चले गए थे आईपीएल खेलने के लिए, देन आपने जिम्बाब्वे से सीरीज खेली थी, फिर आप अपनी आईपीएल खेल रहे थे, आपका कोई तगड़ा इम्तिहान नहीं आया था। तो इंग्लैंड की ए टीम के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती, यहाँ पर सवाल दिखाई देता है। ये तो कोई बी और कोई सी टीम की बात कर रहा है। 5 डेब्यूटेंट के साथ कोई टीम मैदान में उतर रही हो और वो आपको आउट क्लास कर दे, वो 28 ओवर बचा के जाए। 28 ओवर तारीख में नहीं हुआ कि पाकिस्तान कभी इंग्लैंड से इतने ओवर्स के मार्जिन से वो डिफीट हुई है कि कोई इंग्लैंड ने टारगेट चेस कर लिया और इतने ओवर वो बचा के चले जाए, ऐसा नहीं हुआ। और ये उस टीम ने किया जिसके टोटल ओडीआई मैचेस की तादाद 135 थी, जिनमें से 99 बेन स्टोक्स के थे। अच्छा नटकुल साहब, हम बात करते हैं यूनुस खान की, बैटिंग कोच थे, रिजाइन करके चले गए, उनका ऐसे जाना आप क्या समझते हैं, टीम को कितना नुकसान हो रहा है? अब देखिए यूनुस खान बैठे हुए थे तो आपने परफॉर्मेंस हमारे बैट्समैनों की देखी होगी, मिली जुली परफॉर्मेंस थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। अगर रिजवान परफॉर्म कर रहे थे और बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे तो उनका क्रेडिट अगर हम यूनुस खान को देते हैं कि वेल डन यूनुस खान, तो फिर जो आसिफ अली और बहुत सारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो क्रेडिट किसको देंगे? वो भी फिर यूनुस खान के ही खाते में जाएगा ना। यार बैटिंग कोच जिस तरह एकदम से चेंज हुए, मेरा एक ज़रूर ये कहना है कि एकदम से चेंज हुए, उनका कोई पता नहीं था कि वो बदले जाएंगे, या तो वो पहले बदल जाते जब पीएसएल चल रहा था। भाई आपके बैटिंग कोच नहीं होंगे, खिलाड़ियों का एक माइंडसेट डेवलप होता, लेकिन वो कब हुए कि जब क्वारंटाइन में जा रही थी टीम, उससे पहले जो है वो ताल्लुकात ख़राब हुए अचानक और पता चला कि वो बैटिंग कोच नहीं होंगे। तो थोड़ा सा टाइमिंग इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, टीम रवाना हो रही थी इंग्लैंड के टूर पे। लेकिन यूनुस कम अज़ कम एटलीस्ट जितना मैं यूनुस खान को जानता हूँ, यूनुस खिलाड़ी के लेवल पे आके ज़रूर बात करते हैं, कोशिश उनकी होती है। उनके मिजाज को बस कोई चीज़ गलत नहीं होनी लगनी चाहिए, बस वो भी एक उनका एक मसला ज़रूर है। लेकिन हर आदमी की शख्सियत होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कप्तानी छोड़ देते थे। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यूनुस खान के मिसबा उससे पहले ट्रेन कर रहे थे। इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हल्की सी ट्यूनिंग करनी होती है, मोटिवेशन देनी होती है। वो मोटिवेशन दिखाई नहीं दी बैट्समैनों में। बाबर आउट हो गए थे, इमाम आउट हो गए थे, तो जिम्मेदारी नीचे वालों को ले लेनी चाहिए थी। वहाँ पे पता चलता है एक ऐसा क्रूशल मौके पे रन आउट हो गया जहाँ आपकी इनिंग 50 रन की वाहिद पार्टनरशिप बनी थी शुएब मकसूद और फ़खर के दरमियान, वहाँ पे रन आउट हो गया। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना वो टीम का उतना दिखाई नहीं दिया। लेकिन बाबर आजम जितने कॉन्फिडेंट है कि घबराना नहीं है, मैंने लड़कों को कह दिया, देखते हैं कि नहीं घबरा रहे हम भी, कहाँ घबरा रहे हैं हम लोग, कहाँ घबराते हैं। अच्छा मोहम्मद रिजवान पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर थोड़ी तनकीद होना शुरू हो गई है कि वो टेस्ट और T20 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वनडे में वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो हम उनसे चाहते हैं। क्या ये तनकीद जायज़ है? रिजवान को अब हम आजकल तो क्रेडिट ही देंगे। रिजवान जिस तरीके से खेलते रहे, रन्स तो कम से कम स्कोर करते रहे। मैं तो T20 में उनकी एज ए ओपनर शिरकत का मुखालिफ। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बुरी लगती है, लेकिन सबका अपना ओपिनियन है। सब कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे हमें बड़े सुनने को मिलता है, कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, यही तो परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, हम माइंड सेट की वजह से हार रहे हैं।
हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं इस डिफीट को माइंडसेट करार दे रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस का कोई मैच था ही नहीं, ये यानी कि जो आपकी सलाहियतें होती हैं उसका कोई मैच था ही नहीं। हम उस मैच में बहुत आगे थे, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा था कि उस माइंडसेट ने हमें एकदम से फ्लॉप कर दिया। तो उस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। मिसबाह-उल हक में थोड़ी सी ये इस चीज़ की कमी दिखाई देती है। मैं टीम की मोटिवेशन में देखे ना, आप जाते भादरों की तरह के यार मैं ऐसे 2 ओपनर लेकर आऊँगा टीम के अंदर कि जो 6 ओवर में एक भी चलेगा तो फिर मैच पाकिस्तान के लिए आसान कर देंगे। फिर बाबर आएंगे, रिजवान आएंगे, नीचे से आके मैच को कैरी कर लेंगे। लेकिन वो माइंडसेट क्यों नहीं बनाते, मेरी समझ में नहीं आता। बाबर आजम के लिए वसीम अकरम भी कह रहे हैं, शुएब अख्तर भी कह रहे हैं कि वो डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए ओपनर वही है। तो सोचने की बात है। ठीक है, अब वर्ल्ड T20 बहुत सर पे आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। इन चीज़ों पर टीम मैनेजमेंट पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम उम्मीद यही करते हैं कि आज हमारे खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करेंगे और पाकिस्तान ये मैच जीत 3 बजे तक इंतजार करना है हमने। ऐसे ही है। खैर हमजा, एक और, जैसा अब तुम भी मैरिड हो, तुम्हारी क्या कार्ड कभी खाली किए वाइफ ने? अच्छा, खाली करने का ना तरीका क्या है? अब हम बात कर रहे हैं गुलकार आतिफ असलम की ना, क्योंकि तरीका कार क्या होता है उसका। तो अहलिया उनकी है सारा, उनकी तस्वीर पर उन्होंने एक तबसरा किया और वो खासा वायरल हो रहा है। तो वो अब क्या है, वो कार्ड खाली कैसे हुआ? अच्छा, वो कार्ड जो है वो खाली इस तरह से हुआ है कि उन्होंने कमेंट किया उनकी पिक्चर पे कि ये कौन लड़की है जो मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो मेकअप पर उड़ा देती है। वो मेकअप था जिस पर उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो उड़ गया। उसमें से उन्होंने तबसरे की अगली लाइन में उन्होंने आतिफ असलम ने साथ ही ना तारीफ भी कर दिया अपनी जान बख्शी के लिए। मुझे लगता है मोहब्बत का इजहार किया। तो मैं भी इकरा की बात का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। Stay with us.